विद्यार्थियों, हमने अंतःस्रावी में 2 ग्रंथियां समाप्त कर दी थी, पिनियल और थाइमस ग्रंथि। अब हम तीसरी ग्रंथि लेते हैं, पैराथायरॉयड। ध्यान रखिए, पैराथायरॉयड की अगर स्थिति देखें, ये कहाँ पाई जाती है? ये थायरॉयड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। उसमें आंशिक रूप से धसी हुई होगी या पूर्ण रूप से धसी हुई होगी। थायरॉयड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। इसकी खोज की बात अगर हम करें तो ये रेनार्ड ने की थी और इसका विस्तृत वर्णन करने वाले सिंड्रोम थे। ध्यान रखिए, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कभी इसी को समझ लेते हैं। तो खोज करने वाले रेनार्ड थे और विस्तृत जो वर्णन देने वाले थे वो सिंड्रोम थे। अगर इसके परिमाप की बात करें तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अगर भार की बात करें तो ये 140 मिलीग्राम की रहती है, बहुत ही छोटी, बहुत कम भारी। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ग्रसनी की जो क्लोम दरारें पाई जाती हैं, तृतीय और चतुर्थ, उनसे इसकी उत्पत्ति होती है, अर्थात इसकी एंडोडर्मल उत्पत्ति है। ध्यान रखिए, इसकी उत्पत्ति एंडोडर्मल है। इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे पैराथायरॉयड कहते हैं। इसका दूसरा नाम कॉलिक का हार्मोन है, जिसे पीटीएस कहते हैं। कॉलिक का हार्मोन है, जिसे पीटीएस कहते हैं। अगर हार्मोन की प्रकृति की अगर हम बात करें तो हार्मोन की प्रकृति प्रोटीनीय प्रकृति है। कहने का मतलब ये प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। अगर इसके सामान्य कार्यों के बारे में बात करें तो ये रक्त में फॉस्फेट और कैल्शियम की जो सांद्रता रहती है उसे बनाए रखता है, अर्थात शरीर का जो अंतः वातावरण रहता है उसकी अखंडता को ये बनाए रखता है। ध्यान रखिए, मैंने बोला कैल्शियम और फॉस्फोरस या फॉस्फेट, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है ये रक्त में सामान्यतः। और इसके अलावा सामान्य कार्य ये भी करता है पेशी संकुचन, प्रेरण संवहन, हृदय स्पंदन और रक्त स्कंदन। ध्यान रखिए, हृदय स्पंदन अलग चीज है और रक्त स्कंदन अलग है बिल्कुल। अब इसके अलावा अस्थि निर्माण, अंडाणु निषेचन, उनमें भी हार्मोन काम आता है। ये इसके सामान्य कार्य है। और अगर हम बात करें तो ये शरीर से फॉस्फेट के उत्सर्जन तथा कैल्शियम के पुनरावशोषण, नेफ्रॉन जो रहते हैं, कैल्शियम का पुनरावशोषण इसी के द्वारा किया जाता है और रक्त में ये कैल्शियम आयनों की मात्रा को बढ़ाता है। अगर हम एक सामान्य पुरुष की बात करें तो उसमें लगभग 1 kg कैल्शियम होता है और अगर उसके प्रति ml रक्त की बात करें तो 100 ml रक्त में 12 ग्राम क्या रहता है? कैल्शियम रहता है। अब इसके विपरीत जो कि पैराथायरॉयड है, पैराथायरॉयड क्या करता है? कैल्शियम को रक्त में बढ़ाता है, जबकि एक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है जो कि ठीक पैराथायरॉयड के विपरीत कार्य करता है, अर्थात ये रक्त में कैल्शियम को कम करता है। ध्यान रखिए, अगर पैराथायरॉयड की बात करें तो रक्त में बढ़ाता है और इस फॉस्फेट को इसको कम करता है। अब देखते हैं कि इसके अल्पस्राव और अतिस्राव के क्या प्रभाव रहते हैं। देखो बच्चों, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय द्रव। ध्यान रखिए, बाह्य कोशिकीय द्रव में कैल्शियम की कुल शरीर की मात्रा की केवल कितनी होती है? 1% होती है, जबकि 99% मात्रा कहाँ होती है? हड्डियों में रहती है। तो ये कह रहा है ECF में अल्पस्राव अगर होगा पैराथायरॉयड का तो बाहरी कोशिकीय द्रव में कैल्शियम की अधिकता और फॉस्फेट की कमी हो जाएगी। उल्टा है चीज, तो कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी अल्पस्राव से। क्यों? क्योंकि जब एक स्रावित होता है तो कैल्शियम को बढ़ाता है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ECF में मतलब इतनी बारीक कोशिकीय द्रव की बात कर रहे हैं, तो ECF में कैल्शियम की अधिकता बढ़ जाती है और फॉस्फेट की कम हो जाती है। इसको ये रोग हो जाता है हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी होती है ना। अब दूसरे तथ्य को देखें कि कैल्शियम की कमी से तंत्रिका तथा पेशियों में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो जाती है, अनावश्यक मूवमेंट कर जाए। जैसे आपने देखे होंगे बहुत से व्यक्तियों में क्या पाया जाता है? कंपन पाया जाता है, अनावश्यक या ऐंठन पाई जाती है, उठ जाते हैं कभी कभी, उनकी मांसपेशियां स्थायी रूप से अस्थायी रूप से ऐंठन आ जाती है, या दौरे, जो दौरे पड़ते हैं वो वास्तव में इसी के कारण होते हैं पैराथायरॉयड की कमी से।
अब इसके अलावा अगर ऐच्छिक पेशियां लंबे समय तक संकुचित रह जाएं, आप जानते हैं पेशियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, अगर वो लंबे समय तक ऐच्छिक पेशियों का संबंध सीधा किससे है, हमारी मूवमेंट से, गति से। अब हम मूवमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये ऐच्छिक पेशियों का कार्य है। अगर उन्हें स्थायी रूप से क्या आ जाए, लंबे समय तक संकुचन आ जाए, तो इसके एक रोग, इस अवस्था को एक रोग से दर्शाते हैं जिसे कहते हैं टिटेनी। तो टिटेनी रोग क्या है, ऐच्छिक पेशियों का लंबे समय तक संकुचन, है ना। अब अगर ये बात करें हम श्वसन की क्रियाविधि में, आप जानते हैं इंटरकोस्टल पेशियां और डायाफ्राम हमारे पक्ष और उदर को अलग अलग करता है आंतरिक भाग में, अंदर से। तो अगर उनकी जो पेशियां हैं उनमें टिटेनी आ जाए, डायाफ्राम की और इंटरकोस्टल पेशियां जो पसलियों के बीच में पाई जाती है, यहाँ सांस लेने में मदद करती है, पक्षवायु को फैलाती है। तो अगर उनमें टिटेनी आ जाती है तो श्वास रुक जाती है, जिसे एस्पाइसॉक्सिया कहते हैं। श्वास रुक जाती है और व्यक्ति मर जाता है, ध्यान रखिए। तो टिटेनी का सीधा संबंध किससे है, पैराथायरॉइड के अल्पस्राव से। अब अगर ये बात करें पैराथायरॉइड ग्रंथि को अगर हम निकाल दें तो निश्चित रूप से पूरी तरह कमी आ जाएगी। तो पूरी तरह कमी आने से क्विक डेथ, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखिए, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो ये बहुत घातक अवस्था सिद्ध होती है। तो अगर तुम्हें पूछता है कि क्विक डेथ के लिए जिम्मेदार हार्मोन है तो तुम्हें बताना पड़ेगा पैराथायरॉइड। अब इसके अतिस्राव से क्या प्रभाव रहते हैं, इसके अतिस्राव से कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, और कैल्शियम की अधिकता होने से किडनी और गॉल ब्लैडर, किडनी जिसे क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर पित्ता से रहता है। किडनी कहने का मतलब है एक तरीके से वृक्क, हिंदी है इसकी वृक्क। तो उनमें क्या हो जाते हैं, स्टोन हो जाते हैं। हालांकि किडनी के स्टोन सही हो जाते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर के खतरनाक होते हैं, पथरी बन जाती है, स्टोन हो जाते हैं। अब इसके अलावा भी ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। इसके अतिस्राव से ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टिस फाइब्रोसिस्टिस, इसका मतलब क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां गलकर नष्ट हो जाएंगी और अस्थियों का अनावश्यक क्षरण होगा, उनका अपघटन हो जाएगा हड्डियों का, ज्यादा अतिस्राव से, ध्यान रखनी है। और ऑस्टियोक्लेस्टिस फाइब्रोसिस्टिस का मतलब है, सिस्टिसा का मतलब है कि जो हड्डियां गलकर नष्ट हुई हैं वहां फाइबर युक्त ऊतक उत्पन्न हो जाते हैं, रेशेदार। तो इस अवस्था में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इसके अतिस्राव से होगा, ध्यान रखना। और जो क्विक डेथ होगी उसके अतिस्राव से होगी। इसके अलावा भी जैसे हड्डियों का जो कोई भी हड्डी है अनावश्यक है, तो उन हड्डियों का जो रीमॉडलिंग की प्रक्रिया होती है, पुनर्निर्माण होता है, अर्थात ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं हड्डियों का क्या कर देती हैं, अनावश्यक हड्डियों का भक्षण कर देती हैं, जिससे हड्डियां अपने मैप में आकार में आ जाती हैं। आपने देखा होगा जैसे कभी कभी एक्सीडेंट में होने पर किसी की हड्डी अनावश्यक रूप से निकल आती है, लेकिन शरीर उसे संतुलित करने की कोशिश करता है। तो उसे वास्तव में कौन करता है, पैराथायरॉइड में पाई जाने वाली कोशिकाएं रहती हैं, जिन्हें ऑस्टियोक्लास्ट या अस्थि कोशिकाएं कहते हैं, जो कि हड्डियों के पुनर्निर्माण के लिए काम आती हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा इसके सामान्य कारण, खोज, वर्णन, परिमाप, भार, उत्पत्ति और कौन सा हार्मोन है, हार्मोन की प्रकृति क्या है, स्थिति कहाँ है, इसके अतिस्राव, अल्पस्राव, अधिस्राव के प्रभाव और सामान्य तथ्य। अब बच्चों इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।